1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर शो विद अवधेश। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और आज हम लेकर आए हैं उसकी थर्ड वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम कांस्टेंट एक्सपेंडिचर वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और उससे सवाल सोल्व करते हैं। ये जो कांस्टेंट एक्सपेंडिचर वाला जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट तरह के सवालों में हम यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे आज की वीडियो में कि हम कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से सोल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है उसे एक सवाल से स्टार्ट करते हैं और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहले सवाल के साथ। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मिल्क अ पर्सन इज एबल टू बाई 5 लीटर लेस फॉर ₹600। फाइंड द ओरिजिनल एंड इंक्रीज प्राइस ऑफ मिल्क। ये कह रहे हैं कि अगर दूध की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक आदमी 600 रुपये में 5 लीटर दूध अब कम खरीद पाता है। कब? जब उसका प्राइस बढ़ गया है तो वो 5 लीटर दूध कम खरीद पाता है। तो हमें जो इसका ओरिजिनल मतलब वास्तविक मूल्य था और जो इसका बढ़ा हुआ मूल्य वो पता करना है। देखिए, इस सवाल में हमारे पास कैच पॉइंट क्या है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 600 कांस्टेंट है दोनों ही केसेस में। पहले भी वो 600 रुपये में दूध खरीद रहा था और जब बढ़ गया प्राइस तो भी वो 600 रुपये में दूध खरीद रहा है। तो इन दोनों केसेस में वो 5 लीटर दूध कम खरीद रहा है। तो हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था इस तरह का कॉन्सेप्ट कि एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है? 20%। ये प्राइस है हमारा, ये 20% इंक्रीज हो रहा है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो मतलब अगर प्राइस हमारा ओरिजिनली 5 है तो वो इंक्रीज होकर 6 हो रहा है। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब जो क्वांटिटी होगी वो इसके रिवर्स रेशो में चेंज होगी कि अगर पहले वो 6 लीटर क्वांटिटी खरीद रहा था तो अब वो 5 यूनिट क्वांटिटी खरीदेगा। ठीक है, तो कितना क्वांटिटी कम हो गया हमारा? 1 यूनिट। लेकिन सवाल में इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 लीटर। मतलब वो 5 लीटर वो कम खरीद रहा है। तो ये 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 30 लीटर और 5 की वैल्यू हो गई 25 लीटर। मतलब पहले वो 600 रुपये में 30 लीटर खरीद रहा था, बाद में वो 600 रुपये में 25 लीटर खरीद रहा है। तो अब हम ये मानते हैं कि जब 600 रुपये में वो 30 लीटर दूध खरीद रहा है तो हमारा प्राइस कितना था? 600/30 कितना हो गया? यहां पर इस 5 की वैल्यू हो जाएगी 20 रुपये। ठीक है, और जब वो 25 लीटर खरीद रहा है तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 600/25 24 रुपये। मतलब कि उसका प्राइस कितना हो गया? 24 रुपये उसका प्राइस बढ़ हो गया। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस था 20 रुपये, बढ़ा हुआ प्राइस है 24 रुपये। अब समझ गए होंगे इसको हमने कैसे किया कि प्राइस 5 से 6 हो रहा है तो जो क्वांटिटी है वो 6 से 5 होगी। कितना कम हुई? 1। इस 1 की वैल्यू हमें 5 दी हुई है तो हमें क्वांटिटी की वैल्यू मिल गई। पहले 30 लीटर खरीदता था, बाद में 25 लीटर खरीदता था। दोनों ही केसेस में जो एक्सपेंडिचर है वो 600 रुपये है। तो अगर 30 लीटर वो 600 रुपये में खरीद रहा है तो 1 लीटर की कीमत कितनी हो गई? 20 रुपये। और जब 25 रुपये में खरीद रहा है तो 1 लीटर की वैल्यू जब 25 लीटर खरीद रहा है 600 रुपये में तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी हो गई? 24 रुपये। समझ गए होंगे। इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी समझेंगे कि ये हम और कैसे कर सकते हैं इस सवाल को। आइए वो भी हम आपको बताते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए, 600 रुपये में वो दूध खरीद रहा है पहले और प्राइस इंक्रीज हो जाता है 20%। तो अगर हम ये माने कि वो पहले 600 रुपये में दूध खरीद रहा था और प्राइस इंक्रीज हो गया 20%, तो ये अब कितना इसका खर्चा होना चाहिए?
720 रुपये। ठीक है, कितना इंक्रीज हो गया? 120 रुपये। ये इंक्रीज हुआ इसका। तो पहले जितना वो दूध 600 रुपये में लेता था, जब वो दोबारा उसके पास गया, दूधिया के पास दूध लेने, तो उसने बोला भाई 120 रुपये और दो, ये 120 रुपये जो बढ़े हुए हैं ये मुझे और दो। तो ये आप बोले कि भाई मेरे पास तो बढ़े हुए पैसे हैं नहीं, तो एक काम करो, तुम मुझे दूध कम दे दो भाई, जितना तुम्हारा 120 रुपये का वो बनता है उसके हिसाब से मुझे दूध कम दे दो, मैं तो 600 रुपये खर्च कर सकता हूं। तो दूधिया ने क्या किया, आपको 5 लीटर दूध कम दे दिया। यहां पर उसने आपको 5 लीटर दूध कम दे दिया। तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो 5 लीटर दूध कम दिया उसमें जो 120 रुपये बढ़े हुए थे वो सेट ऑफ हो गए, आपका खर्चा वापस 600 रुपये में आ गया। तो आपने बोला था कि मैं तो 600 रुपये दे सकता हूं, मुझे उतने का दूध दे दो, तो उसने बोला भाई मैं तुम्हें 5 लीटर दूध कम दूंगा। अब ये जो 5 लीटर दूध जो कम दिया है, ये समझने वाली बात है, इसकी वैल्यू, ये जो बढ़ी हुई कीमत है 120 रुपये ये है। तो मतलब 120 रुपये में 5 लीटर दूध आता जो आपको नहीं मिला। तो 5 लीटर दूध की वैल्यू कितनी हो गई? 120 रुपये। तो 1 लीटर दूध की वैल्यू कितनी हो गई? 24। 120 को 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1 लीटर दूध की वैल्यू आ गई 24 रुपये। समझ रहे हैं आप? हमसे क्या पूछा है कि इंक्रीज प्राइस, तो इंक्रीज प्राइस तो हमारा यही हो गया। और कितना इंक्रीज हुआ है? मतलब 20% इंक्रीज हुआ है। तो वैल्यू जो है वो 5 से 6 हुई है। इस 6 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 24। ये 6 की वैल्यू है 24, मतलब 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 20। समझ गए आप? अब देखिए इन दोनों को जो हमने आज तरीके अभी देखे हैं इस सवाल में, जो पहला वाला तरीका देखा था उसमें हमने क्वांटिटी भी निकाली थी और उस क्वांटिटी से प्राइस निकाला था, और इसमें हमने डायरेक्ट प्राइस निकाला है। तो हमें यह देखना है कि सवाल में हमसे क्या पूछा हुआ है। अगर सवाल में हमसे प्राइस पूछा है तो हम इस वाले मेथड को यूज करेंगे, हमारा समय बचेगा। जितना इंक्रीज हुआ है और जितना हमें कम क्वांटिटी मिली है उससे हमें इंक्रीज प्राइस या डिक्रीज प्राइस का पता चल जाएगा, तो हम वो निकाल लेंगे, और जो इंक्रीज या डिक्रीज है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ओरिजिनल प्राइस निकाल लेंगे। लेकिन अगर इसी में हमसे पूछता कि पहले कितना मिल्क खरीद रहा था और बाद में कितना मिल्क खरीदा, तो वो जो हमने इससे पहले तरीका डिस्कस किया था उससे करेंगे। ये दोनों तरीके आपको इसके लिए बताए हैं ताकि एग्जाम में आप अपना समय बर्बाद ना करें। अगर प्राइस पूछा है तो हम डायरेक्ट प्राइस इधर से निकाल दें, क्वांटिटी निकालने में हमारे 2, 4, 5 सेकंड जितने भी वेस्ट हो रहे हैं उन्हें भी बचाएंगे, क्योंकि एग्जाम में 1-1 सेकंड कीमती होता है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। ओके, द क्वेश्चन इज, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ राइस बाई 10%, अ पर्सन इज एबल टू बाई 50 kg मोर राइस फॉर ₹100। फाइंड द अमाउंट ऑफ राइस द पर्सन बॉट फॉर ₹100 इनिशियली। ये कह रहा है कि जब चावल के दाम में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक आदमी, सॉरी वृद्धि नहीं, 10% की कमी हो जाती है, तो एक आदमी 100 रुपये में पहले से 50 किलो चावल अधिक खरीदता है। तो उसने इनिशियली कितना खरीदा वो हमें बताना है कि जब वृद्धि नहीं हुई थी तब उसने 100 रुपये में कितना खरीदा। देखिए इसमें क्वांटिटी पूछी है तो हम इसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाले तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंडिचर 100 रुपये ही है, प्राइस से पहले भी, मतलब बढ़ने से पहले भी और घटने से पहले भी और घटने के बाद भी इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 100 ही रहेगा। तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस कितने उससे डिक्रीज हो रहा है 10% से, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। तो मतलब पहले अगर प्राइस 10 है तो बाद में प्राइस 9 हो गया। एक्सपेंडिचर सेम है तो क्वांटिटी इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। ये प्राइस है तो क्वांटिटी इसके रिवर्स रेशियो में 9 से 10 हो जाएगी, तभी एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो कितना क्वांटिटी बढ़ गया? 1। ये 1 यूनिट बढ़ गया। इस 1 यूनिट की हमें सवाल में कितनी वैल्यू दी हुई है? 50 kg, ये 50 kg है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं 9 की वैल्यू कितनी हो गई? 450 kg। हमसे यही पूछा था कि ओरिजिनली उसने कितना प्राइस खरीदा,
तो हम कितना खरीदा उसने राइस, 450 kg। अगर हमसे पूछे कि प्राइस घटने के बाद कितना खरीदा, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 kg। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें देखिए, इसमें कंफ्यूजन हमें ये नहीं करनी है कि प्राइस तो हमें 100 देना है, इसमें इस प्राइस की कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे क्वांटिटी पूछी है। ये प्राइस 100 की जगह 1000 दे दे, 10,000 दे दे, 1 लाख दे दे, कुछ भी दे दे, उसका हमें क्वांटिटी जब तक पूछा है तब तक हमें इस प्राइस का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं वैसे भी इसको करके दिखा देता हूं। अगर हम प्राइस 100 मान लें, यहां पर ये प्राइस हमने 100 मान लिया, तो कम होने के बाद प्राइस कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है उसका रेशो क्या हो जाएगा? 90 से 100। ये कितना चेंज हुआ क्वांटिटी? 10। अब ये 10 की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अगर 10 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 5। जब हम उसे यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 की वैल्यू कितनी आएगी? 450 kg। और 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 500 kg। तब भी हमारी क्वांटिटी सेम आएगी। अगर क्वांटिटी पूछी है तो इस प्राइस का हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि कुछ भी अजीब सा प्राइस दे दे, यहां पे आपको 298 दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम कैसे डिवाइड करें, क्या करें। कुछ नहीं करना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो हमें यह देखना है कि सवाल में पूछा क्या है। जब तक प्राइस नहीं पूछा हमें प्राइस की तरफ ध्यान नहीं देना, क्वांटिटी हम रेशो से निकाल लेंगे। ओके, और इस सवाल में क्वांटिटी पूछी थी तो हमने ये मेथड यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ बनानास, a person is able to buy 4 bananas less ₹4.48. Find the initial cost per dozen. कि केलों की कीमत में 50% की वृद्धि होने के बाद एक व्यक्ति 48 रुपए में 4 केले कम खरीद पाता है, तो हमें उसकी प्रारंभिक कीमत कितनी थी 1 डजन की वो बतानी है कि 1 दर्जन वो पहले कितने में खरीद पाता था। देखिए, इसमें प्राइस पूछा हुआ है तो हम इसको प्राइस वाले मेथड से करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। 50% इंक्रीज हो रहा है किस पर? 48 रुपए पर। पहले वो 48 रुपए खर्च कर रहा था, अब अगर वो उतने ही बनाना खरीदता तो उसका कितनी कीमत बढ़ जाती? इसका 50% बढ़ जाती, मतलब 24 रुपए बढ़ जाती। 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/2। तो पहले अगर प्राइस 2 है तो फिर वो 3 हो जाएगा। तो अब इसका 50% बढ़ जाता, मतलब कितना बढ़ जाता? 24 रुपए। अब उसको 24 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं 24 रुपए ज्यादा नहीं खर्च कर सकता, मुझे कुछ केले कम दे दो। तो उसने क्या किया कि 4 केले कम कर दिए। ठीक है, 4 केले कम कर दिए 24 रुपए में, मतलब 4 केले आ रहे थे बढ़ने के बाद। तो हमें डजन निकालना है, तो डजन कितने में आएंगे? ऊपर नीचे 2 जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 72 रुपीज पर डजन हमें अब बनानास मिल रहे हैं। ये कब मिल रहे हैं? प्राइस बढ़ने के बाद। मतलब ये जो 3 है प्राइस, इसकी वैल्यू है 72। 3 की वैल्यू 72 है, तो मतलब 1 की वैल्यू 24, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 48। ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 15% ऑफ शुगर फ्रॉम विच 30 kg of water is removed. The quantity of sugar remains 20% in this solution. Find the initial quantity of solution. कि एक मिश्रण है जिसमें 15% जो है चीनी है, तो उसमें से अगर 30 kg पानी हम निकाल लें तो जो चीनी की प्रतिशत रह जाती है वो 20 हो जाती है। तो इनिशियली हमारे पास टोटल शुगर सॉल्यूशन की, मतलब जो घोल है, जो मिक्सचर है, उसकी क्वांटिटी कितनी थी। देखिए, मैं आपको ये अलग अलग तरह के सवाल करा रहा हूं और एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर तरह के सवालों में ये यूज होगा। मैं अलग अलग तरीके के सवाल आपको इसी कॉन्सेप्ट से करके दिखाऊंगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ सकें। इसलिए हमने इनिशियली ये कॉन्सेप्ट लिया है ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी जब ये कॉन्सेप्ट यूज हो तो आपको वो आसान लगे। अब देखिए, इसमें ये क्या कह रहा है कि 15% शुगर पहले था,
30 केजी पानी उड़ गया और 20% जो है शुगर हो जाता है। फिर जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी क्वांटिटी है E, अगर वो किन्हीं दो चीजों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को उसके रिवर्स रेशो में कम होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक्सपेंडिचर में यूज नहीं होता है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो दो के प्रोडक्ट के इक्वल है, दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल है, उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या चीज कॉमन है, मतलब यहां पर पानी उड़ रहा है, मिक्सचर कम या ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, वो है क्वांटिटी ऑफ शुगर। कि मिक्सचर में जो शुगर पहले थी, पानी उड़ने के बाद भी चीनी उतनी ही रहेगी, उसका प्रतिशत चेंज हो रहा है। प्रतिशत क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि पानी में बदलाव हो रहा है। भाई अगर हमारे पास पहले 100 केजी पानी जो सॉल्यूशन है, इसमें अगर हमारे पास 15 केजी शुगर है और हमारे पास यहां पर 85 केजी पानी है, समझ रहे होंगे आप, तो हमारा शुगर का प्रतिशत कितना है? 15 केजी, 15%। अब दूसरे केस में देखिए, शुगर तो हमारे पास 15 ही रहेगी। अगर ये पानी जो है ये उड़ जाता है कितना? 25 केजी ये उड़ जाए पानी, अब ये कितना हो गया? 60। 25 केजी पानी उड़ गया, तो हमारा ये कितना बचेगा? शुगर तो सेम रही परसेंटेज, लेकिन शुगर की चेंज हो जाएगी। अब ये हमारे पास शुगर, अब टोटल सॉल्यूशन हो गया 75 केजी, शुगर कितनी है? 15, मतलब 20% हमारे पास शुगर हो गई और 80% पानी हो गया। आपने देखा कि शुगर हमारी सेम रही है, जो केजी था ये यहां भी 15 केजी है और यहां भी 15 केजी है, सिर्फ पानी के चेंज होने की वजह से हमारे शुगर प्रतिशत में चेंज आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट हम इस सवाल में यूज करेंगे कि जो शुगर है, जो चीनी है, शुगर, ये जो चीनी है, इसका हमारे पास क्वांटिटी कितना है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर या सॉल्यूशन इनटू जो परसेंटेज ऑफ शुगर। 100 केजी में 15% है तो 15 केजी, समझ गए होंगे आप कि जो टोटल क्वांटिटी है उसमें कितना परसेंटेज शुगर है, उससे हम जो शुगर की क्वांटिटी है वो निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि पहले टोटल क्वांटिटी कुछ भी रही और शुगर कितना था? 15%। फिर शुगर कितना हो गया? 20%। जो क्वांटिटी है वो दोनों केसेस में सेम रहेगी, ये कांस्टेंट है, तो ये कितने रेशो से चेंज हुआ? 3:4। तो जो टोटल क्वांटिटी है वो कितने से चेंज हुआ होगा? वो चेंज हुआ है 4:3, क्योंकि इससे रिवर्स रेशो में चेंज होगा। अब कितना चेंज हुआ टोटल क्वांटिटी में? 1। भाई हमने देख लिया कि 1 यूनिट का चेंज हो रहा है, ये केजी वगैरह नहीं है, ये यूनिट है, 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 30 केजी, क्योंकि 30 केजी जो पानी उड़ा है उतना ही हमारा जो सॉल्यूशन है वो कम हुआ है। ये 30 केजी है, तो पहले कितना था? 30 × 4 120 केजी, 4 की वैल्यू आ जाएगी 120 केजी। ये हमारा आंसर है। कोई हमसे पूछे कि बाद में कितना सॉल्यूशन बचेगा, तो 30 × 3 90 केजी। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे किया। हमने देखा शुगर की परसेंटेज चेंज हो रही है 15 से 20, मतलब 3 से 4 का रेशो चेंज हो रहा है। तो जो टोटल क्वांटिटी होगी, क्योंकि शुगर कांस्टेंट रहेगी, तो वो 4 से 3 होनी चाहिए। कितना कम हुआ? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है 30 केजी, तो हमने निकाल लिया 4 की वैल्यू होगी 120 केजी और 3 की वैल्यू होगी 90 केजी। हमसे जो भी पूछा जाए हम बता सकते हैं। ओके, fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water.
हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 110 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ये क्या कह रहे हैं कि जो फ्रेश फ्रूट है भी, कुछ कोई भी हो, नारियल हो, पपाया हो, कुछ भी हो, उसमें 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट में सिर्फ 20% वाटर है। तो हमारे पास अगर 110 kg फ्रेश फ्रूट है तो हम कितना उसमें से ड्राई फ्रूट निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए ये भी टाइप आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट हम वही यूज करेंगे। इसमें हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, आप देखिए फ्रेश फ्रूट में पानी ज़्यादा है और जब पानी कम हो जाता है तो ड्राई फ्रूट में पानी कम है और जो फ्रूट है वो ज़्यादा है। तो जो फ्रूट है, ओरिजिनल फ्रूट पार्ट है, वही पानी से अगर वाटर हम निकाल दें तो उसका सॉलिड पार्ट है, फ्रूट का जो सॉलिड पार्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम देखें कि ओरिजिनल उसमें फ्रूट, अगर हम यहाँ सॉलिड फ्रूट लिख लें, जो फ्रूट का वाटर के अलावा सॉलिड पार्ट है, तो पहले कितना है, 68% तो वाटर है, तो सॉलिड फ्रूट कितना बचा, 32% पहले उसमें। दूसरे केस में 20% पानी बचा है सिर्फ, तो सॉलिड फ्रूट कितना बचा, 80%। कितना फ्रैक्शन चेंज हुआ, ये हो जाएगा, ये अगर 16 से हम डिवाइड कर दें तो 2:5। अब इसमें समझने वाली बात है, ये जो सॉलिड फ्रूट है ये हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल क्वांटिटी, मतलब जो टोटल फ्रूट है इनटू परसेंटेज ऑफ सॉलिड फ्रूट, ये हम इससे निकाल सकते हैं। भाई कितना टोटल क्वांटिटी हमारे पास फ्रूट का, उसमें कितना परसेंटेज सॉलिड फ्रूट है, उससे हम सॉलिड फ्रूट की क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो ये 2 से 5 चेंज हो रहा है, तो जो टोटल क्वांटिटी है ये कांस्टेंट रहेगा, तो इससे रिवर्स में चेंज होगा। तो मतलब अगर हम इसको हम लिख लिया सॉलिड फ्रूट हमने लिख लिया, और ये अगर टोटल क्वांटिटी हम लिखें तो पहले 5 रहा होगा, फिर 2 हो गया, ठीक है। अब ये 5 में सॉलिड फ्रूट कितना है, 2। हमें क्या दिया हुआ है कि जो ओरिजिनल टोटल जो फ्रेश फ्रूट है ये जो है ये 110 kg है, 5 की वैल्यू 110 है, मतलब कितना हो गया, ये 22 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब अगर ये 22 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 44 kg। समझ गए आप। हमारे पास इनिशियली कितना था, 110 kg फ्रेश फ्रूट था, उसमें 44 kg 44 kg जो था वो सॉलिड फ्रूट था, ड्राई फ्रूट था। तो ये आप समझ गए होंगे, ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 1200, टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम 12% to 10%, पेबल टैक्स इज सेम एज बिफोर, फाइंड द करंट इनकम। ये क्या कह रहा है कि एक जो व्यक्ति है उसकी इनकम जो है वो 1200 रुपये बढ़ जाती है और जो टैक्स रेट है वो 12% से 10% हो जाता है, लेकिन जो उसका टैक्स पेएबल है वो दोनों ही केस में सेम रहता है। तो हमें करंट इनकम बतानी है। देखिए इसमें भी चाहे कोई भी सवाल हो, अगर हमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो हम निकाल सकते हैं, किन्हीं 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है और वो सेम रह रही है, तो उसमें हम जो कॉन्सेप्ट अभी तक यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, हम पहले तो ये जो समझे टैक्स पेएबल जो होता है, जो पेएबल टैक्स होता है, पेएबल टैक्स ये होता है इनकम इनटू टैक्स परसेंटेज। भाई 100 रुपए आपकी इनकम है, उस पर अगर 15% टैक्स लगना है तो आपका पेएबल टैक्स कितना हो जाएगा, 100 इंटू 15/100, 15 रुपीज। समझ गए आप। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम देखें, जो हमारी इनकम है, मतलब सॉरी जो टैक्स है वो 12% से 10% हो रहा है, पहले 12 था अब 10 हो गया। इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन टैक्स जो है पेएबल टैक्स वो कांस्टेंट है। अगर इसे हम पीटी लिख लें तो यहां भी पीटी है, ये कांस्टेंट है। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा,
6:5। तो हम देख रहे हैं ये जो रेशियो है 5:6 होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जो समझा है कि अगर एक क्वांटिटी जिस रेशियो में चेंज हो रही है उसके रिवर्स रेशियो में दूसरी क्वांटिटी चेंज होगी। तो इनकम अगर हमारी ये 1 यूनिट बढ़ रही है, इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 1200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमें 1200 दी हुई है तो हम निकाल सकते हैं हमारी करंट इनकम, मतलब जो बढ़ी हुई इनकम है, इसको 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 7200 रुपीज। अगर ओरिजिनल इनकम हमसे पूछें तो ये आ जाएगी 6000 रुपीज। दोनों में 1200 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम चेक कर लेते हैं पहले टैक्स कितना दे रहा है वो 12%, इसका कितना आ जाएगा 12%, 720 रुपये, 720 रुपीज। और फिर टैक्स कितना दे रहा है 10%, तो इसका टैक्स कितना हो जाएगा 72 रुपीज, 720 रुपीज। तो दोनों में ही टैक्स इक्वल आ गया। तो ये हम समझ गए। देखिए अब इसी सवाल में अगर वो एक लाइन ऐड कर देता कि 10%, 20% या 30% जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, तब हम कैसे करेंगे? अगर वो यहां लिख दे एज्यूमिंग 20% इनकम इज टैक्स फ्री, तब भी हमारे इस पूरे सॉल्यूशन में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही निकालेंगे। बस यहां पर जो थोड़ा सा चेंज होगा, यहां इनकम की जगह हम लिखेंगे नेट इनकम। नेट इनकम क्या होता है? जो हमारी फ्री इनकम है, टैक्स फ्री इनकम है, उसको हम टोटल इनकम में से निकाल दें तो वो हमारी नेट इनकम बचती है। तो अब देखिए अगर हम ये हम ऐसे ही करेंगे, इस 20% का कहीं यूज नहीं करेंगे, तब भी हम ऐसे 5/6 निकालेंगे, हमारा आंसर ये आ गया 6000। और यहां पर हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम दोनों जगह ही 20% कम करके इसको लिखेंगे 0.8% इनकम, ग्रोस इनकम इनटू टैक्स, और यहां पे 0.8% वो लिखेंगे तो ये कट जाएगा। मैं यहां पे आपको लिख कर दिखा देता हूं। नेट इनकम का जो रेशियो बनेगा हमारा वो होगा ग्रोस इनकम इनटू जो टैक्स फ्री इनकम है, 20% टैक्स फ्री है तो वो हट जाएगा, तो 80% बचेगा 0.8, ये 1 में बनेगा और 2 में बनेगा वही ग्रोस इनकम इनटू 0.8, क्योंकि 20% टैक्स फ्री है दोनों ही केसेस में। यहां पर अगर हम 2 लगा दें, यहां पर 1 लगा दें, GI1 और GI2, तो ये कट जाएगा, तो ये 0.8 कट गया, तो भी हमारा रेशियो जो पहले वाला जो इनकम का था वही आएगा। ओके, लेकिन हमें ये देखना है ये जो इनकम हमारे पास आई है, ये हमारा टोटल इनकम है जिस पर टैक्स लग रहा है। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस सवाल को। क्वेश्चन इज अ पर्सन गोज टू अ शॉप to buy a radio costing rupees 13,000. The rate of sales tax is 9%. He tells the shopkeeper to reduce the price of radio to such an extent that he has to pay rupees 13,000 inclusive of sales tax. Find the percentage reduction needed in the price of radio. ये कह रहे हैं एक व्यक्ति रेडियो की दुकान पर जाता है और कहता है मुझे रेडियो खरीदना है। वो बोलता है भाई 13,000 का रेडियो है, आप खरीद लीजिए। आप तैयार हो जाते हैं खरीदने के लिए। फिर जब बिल बनाने की बारी आती है तो वो बोलता है कि 9% सेल्स टैक्स और लगेगा। अब आप कहते हैं कि भाई मैं तो 13,000 ही लेके आया हूं, मुझे 13,000 में ये रेडियो चाहिए। तो वो क्या करता है दुकानदार कि वो उसके प्राइस में कुछ कम करता है ताकि सेल्स टैक्स मिलाकर आपको 13,000 का वो रेडियो मिल जाए। तो अब हमसे वही पूछा है कि उसने प्राइस में कितना परसेंटेज कम किया। देखिए सवाल जब आप पहली बार देखेंगे तो आप इसको देख के डर जाएंगे कि 13,000 दिया हुआ है, 9% सेल्स टैक्स दिया हुआ है, फिर हमें वो 9% का सेल्स टैक्स सेट ऑफ करना है और 13,000 में ही रेडियो खरीदना है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। आप ये देखिए सवाल, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी तक आप हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक चीज समझ गए होंगे। ये हमने इससे पहले जब प्रॉफिट एंड लॉस किया था तब भी इस बात को समझा था, तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं कि अगर हमसे आंसर परसेंटेज में पूछा है तो इस वैल्यू की हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। दिस इज यूजलेस फॉर अस। ये 13,000 दिया हुआ है यहाँ, तो
अगर इसकी जगह हमें कोई अजीब सी वैल्यू 13,299, 13,798 ऐसी कोई अजीब सी वैल्यू भी दे दे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये परसेंटेज में पूछा हुआ है। दिस हैज नो वैल्यू फॉर अस। और इस सवाल को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करें या अपनी तरह से समझने की कोशिश करें जो सवाल हम करते आ रहे हैं, तो ये इस तरह से बन सकता है कि 13,000 का कोई रेडियो था, आप खरीदने गए तो पता चला वो 9% महंगा हो गया, उसके प्राइस में 9% का इंक्रीज हो गया। अब आप उसके प्राइस में कितना डिक्रीज करें कि वो वापस से 13,000 पर आ जाए, सिर्फ ये इतना सा हो रहेगा। ये हमने इससे लास्ट वीडियो जो की थी परसेंटेज की, उसमें भी हमने ये बात समझी थी, और अब हम इस पर भी ये बात समझ रहे हैं कि अगर ओरिजिनल प्राइस पे 9% का इंक्रीज हो रहा है तो हम जानते हैं 9% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 9/100। 9/100 होता है। तो मतलब अगर ओरिजिनल वैल्यू कोई हमारे पास 100 रुपीज है तो वो 9% इंक्रीज होकर 109 रुपए हो गई। समझ गए आप? अब हमें वापस 100 पर लानी है तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? इससे वापस 100 पर लाने के लिए हमें ये 9 डिक्रीज करना पड़ेगा। कितने पर? 109 पर। ये हमारा डिक्रीजिंग फ्रैक्शन हो गया। सवाल यहां पर खत्म, क्योंकि अब सिर्फ हमें इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। हमसे परसेंटेज रिडक्शन ही पूछा था। ये 13,000 का प्राइस है, 9% बढ़कर इतना कुछ हो गया, उस पर हमें कम करना है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने ये सिर्फ फ्रैक्शन से सॉल्व कर लिया कि अगर वो पहले 100 था तो 109 हुआ, 109 पर 9 कम हुआ तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा जब इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो मुझे भी नहीं पता है कि 1/109 का फ्रैक्शन वो परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो हम इसको सोल्व भी करेंगे। ये 900/109, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 109 8 जा 872, तो 28 बचेगा 280.2 और ये 8.26%। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? ये देखिए इतने बड़े सवाल को हमने सिर्फ 2 लाइन में सोल्व कर दिया कि ये 100 से सिर्फ 9% इंक्रीज हो रहा है, ये ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये 13,000 वगैरह जो कुछ भी दिया हुआ है उसका हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 9% इंक्रीज हुआ, वापस लाने के लिए 9 कम करना पड़ेगा 109 पर, उसका परसेंटेज निकाल लिया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने देखा कि जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे उनको यूज करके जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अभी तक आप समझ रहे थे कि उनके लिए कुछ अलग टाइप के स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 लाइन्स, विद इन 2 सेकेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट हो इसको दोबारा देखिएगा वीडियो को, तो आपका डाउट पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले आपको और ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताने का और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने का। ओके, थैंक यू।